अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पंजाब में इलेक्शन की आईनी मुद्दत तो गुजर गई, मगर अब सवाल ये भी सर उठा रहा है कि आया आम इंतखाबात भी अपने वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी के दो अहम बयानात सामने आए हैं। एक तो उनका ये कहना है कि मुज़ाकिरात के बगैर इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं मिलेंगे, और दूसरा ये कि सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने का तमाशा मुल्क देख चुका है और अब मरकज़ में इंतखाबात मुलतवी करना कोई हल नहीं है। तो इस बयान के तनाजुर में सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि मुज़ाकिरात होने किसके दरमियान है, और दूसरा ये कि क्या यह खदशा सर उठा चुका है कि मरकज़ में भी इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे, और ये भी कि क्या हमारा मुल्क, हमारी मईशत इंतखाबात में ताख़ीर के मुतहम्मिल हो सकती है। यही सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजिया कार ज़फ़र हिलाली, असदुल्ला खान, राव खालिद और रियाजुल हक साहब। हिलाली साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप अक्टूबर में इंतखाबात होते देख रहे हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। इसलिए कि देखिए क्यों ये थोड़ा सा आजकल जो कन्फ्यूजन है और डिले के बारे में बातें हो रही हैं, और आपका सवाल कंसर्न्स डिले, मगर थोड़ा सा सेटिंग और बैकग्राउंड में थोड़ा सा देखें। एक यूनाइटेड पार्टी, एक पावरफुल पार्टी, एक पॉपुलर पार्टी, एक रूलिंग पार्टी टूट गई। अब जब वो टूट गई तो जाहिर है अनएक्सपेक्टेड, क्यों कि इसलिए एंटी नेशनल, इल जज्ड और अनपेट्रियाटिक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और बड़े लोग खफा थे, इसलिए वो पार्टी टूट गई। अब जब वो पार्टी टूट गई तो लोग कहने लगे अब हम क्या करें, किधर जाएं। तो वो देखने लगे, 26 लोग निकल गए, उनकी एज ऑब्जेक्शनिंग उनके ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि लीडरशिप के गलत फैसले पे, निकल गए। चलिए निकल गए, अब किधर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, कोई कह रहे हैं हम छोड़ रहे हैं, किसी ने कहा कि हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे अपने ऑप्शंस। तो क्या ऑप्शंस थे उनके पास? 3 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था जहांगीर तरीन साहब जो नई पार्टी बना रहे हैं। जहांगीर तरीन का क्या है, 3 रिश्ते थे ना उनके पास। जहांगीर तरीन का रिश्ता क्या है, उसके पास पैसे हैं और पावर है। शाह महमूद कुरैशी साहब के पास क्या है, उनके पास सेंटिमेंट है, लॉयल्टी है और एक पॉपुलर पार्टी है। और मिस्टर क्या नाम है उनका, आसिफ अली जरदारी साहब के पास क्या है, उनके पास पावरफुल फ्रेंड्स भी हैं, लॉयल्टी भी है, प्रोविंस एक है उनके पास, और पॉलिटिकल। हिलाली साहब, सियासी जोड़-तोड़ की बात हम करेंगे आगे चलकर अगले सेगमेंट में, लेकिन इस वक्त मेरा ये सवाल है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी ने मुज़ाकिरात की बात की, सबसे पहले तो ये मुज़ाकिरात की किसके दरमियान बात हो रही है, कौन स्टेक होल्डर जिनके दरमियान मुज़ाकिरात के बगैर इंतखाबात में नहीं जाया जा सकता, और दूसरा ये कि इलेक्शंस की ताख़ीर का खदशा क्यों है अभी भी कुछ रहनुमाओं को, खुसूसन नून लीग के? देखिए, मैं आपको बताना चाहता था कि एक सेटिंग और एक बैकग्राउंड देखें। अब वो कह रहे हैं, अब आ जाएं इस पे, मैंने एक्सप्लेन किया ये बैकग्राउंड है। अब खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि बात करो। आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। वो किसके बारे में बात कर रहा है मुझे नहीं पता। क्या पार्टीज के दरमियान एक एग्रीमेंट होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात हो गई। हाँ, सब लोगों को मिलके कहना चाहिए हमें इलेक्शंस चाहिए, सब लोगों को मिलके कहना है कि डेट अगर अग्री करें, बड़ी अच्छी बात है। मैं पता नहीं उनमें एग्रीमेंट होगी या नहीं। बात असल ये नहीं है कि डेट, व्हाट यू मीन डेट फिक्स करना, एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना। आखिर ये क्या है भाई, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये बनाना या मैंगो रिपब्लिक है। इधर तो कौन इलेक्शंस कर रहा है, आप उनसे पूछ रहे हैं इलेक्शंस कब हो रहे हैं। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियरली कहता है कि इलेक्शंस होने चाहिए। कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है? कोर्ट में अभी तक फैसला नहीं दिया है। चलिए आप कोर्ट के लिए ठहरे, मगर इससे भी बुरा जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि प्रोविंशियल असेंबली तो डिले हो गए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनली माय व्यू डिले हो गए हैं, 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगना था। अब वो कह रहे हैं, अभी से बात कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी डिले हो जाए। क्यों भाई, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट आर यू? एक कॉन्स्टिट्यूशन रख के अभी से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको भी डिले करो। वो तो कह रहे थे ना कि एक्सीडेंट हो गया, जल्द से जल्द तोड़ना पड़ा, जो भी हुआ, व्हाटएवर द रीजंस इज, वो टूट गया और 3 महीने के अंदर नहीं हुआ, तैयार नहीं थे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, ये था वो था। अब क्या है? अब आर यू एनविजिजिंग, एंटिसिपेटिंग सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स?
मुझे समझ नहीं आ रही है ये किस किस्म की हरकतें हो रहे हैं मैंगो रिपब्लिक में, मुझे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। असद, अब हिलाली साहब की ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कब इंतखाबात होने, अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा हुआ था कि 90 दिन में पंजाब और केपी में इलेक्शन होने चाहिए, मगर वो भी नहीं हुए, तो फिर क्या गारंटी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं वो वक्त पर होंगे? जी, कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि ये वक्त पर होंगे। पहले तो देखें, अगर इंतखाबात होने हैं इस साल में तो ये अक्टूबर में नहीं, नवंबर में होने हैं। अच्छा। क्योंकि हुकूमत ये ज़हन बनाए बैठी है कि उसने अगस्त में 12 तारीख को जब उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद असम्बलियाँ घर जाती हैं, हुकूमत घर जाती है, तो फिर तो 60 दिन में कराने हैं। लेकिन अगर ये 2 दिन पहले हुकूमत तोड़ देते हैं, असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, तो फिर 1 महीने का मार्जिन मिल जाएगा और फिर 90 दिन मिल जाएंगे, तो फिर ये नवंबर में इलेक्शन होंगे, 1 महीना और मिल जाएगा। तो ये अगर ये इलेक्शन होने हैं तो फिर हुकूमत यही करने जा रही है कि वो 2 दिन पहले तोड़ेगी और इसको नवंबर में लेकर जाएगी। एक बात तो ये है। लेकिन देखें, यहाँ पर अगर इलेक्शन अगर होने हैं, और हम आज ये बैठकर नहीं कह सकते क्योंकि अभी नवंबर आने में या 1 नवंबर आने में 150 दिन पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर 8 मई और 9 मई के दरमियान इतना कुछ बदल जाता है महज 1 दिन के अंदर। तो पाकिस्तान में एक दिन के वक्त के बाद आपको पता नहीं हालात क्या होते हैं, तो हम नवंबर या अक्टूबर के बारे में तो आज प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते पाकिस्तान में। लेकिन आज की तारीख तक आप उससे पूछें तो इलेक्शन होते नजर आते हैं इस मुल्क में अक्टूबर या नवंबर में। लेकिन वो इसलिए नजर नहीं आते कि आइन कहता है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए, या असेंबली को अपनी मुद्दत खत्म करने के बाद 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि अगर आइन, आपने सही कहा, हिलाली साहब ने भी कहा कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन की कदगन पर वो इलेक्शन नहीं हो सके, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, और इलेक्शन ना होने के बाद कुछ हुआ भी नहीं, किसी ने इसको माइंड भी नहीं किया, किसी को तौहीन अदालत का नोटिस भी नहीं हुआ। जब ये सब नहीं हुआ तो इलेक्शन अगर होने हैं तो इस वजह से नहीं होने के आइन कहता है, वो इस वजह से होंगे कि ये हुकूमत जो है वो मजीद सर्वाइव नहीं कर सकती। इकोनॉमी मजबूर करेगी कि इलेक्शन कराएं, हालात मजबूर करेंगे कि इलेक्शन करवाएं। उसकी वजह यह है कि आज IMF कह रहा है कि हम किससे डील करें, हम उस हुकूमत से डील करें जिसके मुस्तकबिल का हमें पता नहीं है। क्या हम केयरटेकर गवर्नमेंट से डील करेंगे, क्या उस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट से डील करेंगे? अगर कोई ऐसी कौमी हुकूमत बनती है या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनती है जिसके मंसूबे बनाए जाते रहे हैं कुछ अर्सा पहले तक, तो IMF क्या उससे डील करेगी? तो IMF, इकोनॉमी, हमारी मुआशी हालत, ये सब चीजें मजबूर करेंगी कि आप इलेक्शन कराएं ताकि जो पाकिस्तान का इकोनॉमी का पहिया है वो आगे चले। तो मुझे आपका जो सवाल है कि इलेक्शन होते नजर आते हैं, यस, मुझे अब नजर आना शुरू हो गए हैं अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन। लेकिन उसकी वजह कतन या आइन नहीं है, आइन तो कुछ नहीं होता। आइन क्या होता है? क्योंकि हमने अमली तौर पर देखा है कि आइन कुछ नहीं होता अभी पिछले कुछ महीने में, तो इसलिए कुछ और फैक्टर्स होंगे जो इन हालात को इलेक्शंस की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है। राव खालिद साहब, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें बाइंड नहीं कर पाया, और जैसे कि असद कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना बाइंडिंग नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर हों जितना कि मौजूदा मुआशी हालात बाइंडिंग है। आपको लगता है कि मौजूदा जो सिचुएशन है इकोनॉमिक, वो मजबूर कर सकती है और ऐसा होगा कि इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे इस वजह से? देखिए, ये मुआशी सूरत हाल ये दो धारी तलवार है। इसको बुनियाद बना के इलेक्शन हो भी सकते हैं और इसी को बुनियाद बना के फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर करके इलेक्शन में ताख़ीर भी की जा सकती है। ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा, मेरा अंदाज़ा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है कि जब बजट पास होगा उसके फ़ौरन बाद सर्टन डेवलपमेंट्स होंगी जो आपका मंजरनामा जो क्लियर करने में आपको मददगार साबित होंगी कि आया इस मुल्क में इकॉनमी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, सियासी अदम इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए ये तय पा गया है कि इलेक्शन हो ताकि कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, भले कोलिशन हो लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट आए ताकि मुल्की मामलात सही सिमत पे जा सकें। इकॉनमी की सूरत हाल हो, चाहे सियासी सूरत हाल हो, चाहे अवाम की सूरत हाल हो, महंगाई की सूरत हाल हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपके जैसे हैं उसके हवाले से। लेकिन लग ये रहा है कि फैक्टर्स और हैं इलेक्शन के। कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि वो मुस्बत नताइज को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाएगा कि कब वो मुस्बत नताइज आ सकते हैं। अगर तो अक्टूबर में आ सकते हैं, नवंबर में आ सकते हैं तो बिल्कुल, अगर सितंबर में आ सकते हैं तो बिल्कुल होंगे। अगर वो मुस्बत नताइज नज़र नहीं आते जल्दी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिस्क लिया जाएगा कि इस सूरत हाल में इलेक्शन करा के तो जो 13 PDM की पार्टियां हैं और उनके जो मददगार हैं वो किसी मुश्किल में फंस जाएं। तो इसलिए ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है।
इसमें हर किस्म के प्लान्स हैं, हर किस्म की सोच पाई जाती है, कन्विंस किया जा रहा है लोगों को। आगे हम चल के पॉलिटिकल वो जो कट हो रहा है जिस तरह का पार्टियां बनाने के या तोड़ने की कोशिश, उसमें भी जिक्र करेंगे। लेकिन इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो मुस्बत नताइज किस वक्त तय हो पाएंगे या मिल पाएंगे, तो उसके बाद उस तरफ जाया जाएगा, इलेक्शन की तरफ। उससे पहले मुझे नहीं लगता। लेकिन इसमें और फैक्टर्स भी हैं। क्या हुकूमत सिंध जो है, पीपल्स पार्टी, वो चाहेगी इलेक्शन हो? यकीनन वो चाहेंगे, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनको नज़र आ रहा है कि वो भले मरकज़ में हुकूमत बना पाए, बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बन पाए या ना पाए, ठीक है, लेकिन वो अचीव करेंगे कुछ ना कुछ। इस इलेक्शन में बहुत बेहतर उनकी पोजीशन हो जाएगी, जिससे वो अगले स्टेप पे जा सकते हैं, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन जब हो तो उस वक्त वो एक बड़ी पार्टी के तौर पे इमर्ज हो सके। पंजाब में फुट होल्ड बना लें अपना, सिंध में उनका ऑलरेडी है। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या वहाँ पे आगे उसको ले जाया जाएगा, नहीं ले जाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसको टैकल करेगी पूरे इशू को? फिर मुस्लिम लीग नून, क्या वो इलेक्शन ताख़ीर वक्त पे भी हो तो उनको बहुत नुकसान हो चुका है। अगर ताख़ीर होती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, जिसका कि कोई इम्कान नहीं सूरत हाल में, तो मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी, फिर उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल, राव खालिद साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है। यही पॉइंट लेके मैं रियाज साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। नताइज कब मिलेंगे, मुझे जरा वक्त दीजिएगा। रियाज साहब, बात ये है कि पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया था नून लीग के बकौल कि हम मुआशी हालात संभालने के लिए आए हैं। अब पॉलिटिकल कैपिटल भी बर्न हो गया, मुआशी हालात भी नहीं संभले, तो इसके बगैर या इससे कबल वो कैसे इलेक्शन में जा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें इस सारी सिचुएशन में मैं थोड़ा बात को ज़रा खुल के कोशिश करूँगा कि इस वक्त पीडीएम की जमातों के हाथ में कुछ नहीं है कि इलेक्शन के वक्त में होंगे या नहीं होंगे। चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। उनके पास शायद पिछले साल भी टाइम था, लेकिन ज़रा किसी वजह से हिचकिचाहट की वजह से नहीं कर सके। और नून लीग की इंटरनल जो मामला थे वो हम सब के सामने जूम मीटिंग्स पे क्या होता रहा, करना है नहीं करना, और ज़ाहिर है तो अब इस वक्त ये हो रहा है कि सबसे बड़ा फोकस ये है एक बुलेट ट्रेन को हटा के स्क्रैप यार्ड से और वेयर हाउस से जो डब्बे निकाल के जो जोड़े जा रहे हैं, उसके मुकम्मल होने तक जब वो ट्रेन चलेगी, बनेगी और वो चलेगी, तब तक जो है इलेक्शन की सूरत हाल हमें वाज़ेह नज़र नहीं आएगी। क्योंकि जब तक वो तस्वीर नहीं बनती, जैसा कि राव साहब ने कहा कि हमें जो मतलूबा रिज़ल्ट्स हैं, जो जिस तरह हमने कल भी डिस्कशन की, ये बहुत अहम है कि इस चीज़ को देखना है कि हम चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क भर में एक किस्म की बज़ाहिर ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक हंग पार्लियामेंट बने, एक ऐसी मखलूत हुकूमत बने कि किसी के पास मेजॉरिटी ना हो। उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इस वक्त जो है वो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। डब्बे किस ट्रेन के पास जो है वो लगेंगे, किस इंजन के पास लगेंगे, इंजन का ड्राइवर कौन होगा, और इंजन कितना जो पहले तो 2-3 ट्रेनें थी, अब वो 10-12 ट्रेनें हो गई है, और बाकायदा उनके ड्राइवर जो हैं उनको हिदायत मिल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। उनके हाथ, हुकूमत के हाथ में इस वक्त कुछ नहीं है। और अगर आप इलेक्शन की बात करें कि क्या वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, तो ये सारी सूरत हाल मुनहसिर है इस बात पर कि वो जो रीअलाइनमेंट है वो कितनी जल्दी से होती है, कितनी जल्दी से लोगों की वफादारियाँ तब्दील की जाती हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि जहांगीर तरीन वगैरह इस मखमसे का शिकार हैं। नंबर 1 कि पार्टी का नाम तो कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि किस एजेंडे के तहत आएंगे। तो इस वक्त एजेंडा भी फाइनल करना है, लोगों को किस जो है वो ग्रुप के साथ अलाइन करना है, इस चीज़ को देखना है। तो अभी बज़ाहिर जो है जो अलाइनमेंट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुई। जब तक वो क्लियर नहीं होती तो अभी एक किस्म का लिटमस टेस्ट जो है वो छोड़ा गया हवा में, और कुछ लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं दाएं बाएं से, और कि जी 6 महीने, कुछ लोग कह रहे हैं कि साल तक डिले करने का प्रोग्राम है, कुछ लोग टेक्नोक्रेट्स की बातें कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये पानी को टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन तो अक्टूबर-नवंबर में हो जाएंगे, लेकिन जो सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड कही जा रही थी, क्या वो हो जाएगी? एक ख़ास किस्म की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या वो हो जाएगी? और उसके बाद क्या मियाँ साहब अगर आने का ऐलान करते हैं और वो आते हैं यहाँ पे, तो अगर वो आने का ऐलान करते हैं और बाकायदा तौर पे उनकी आमद हो जाती है, तो फिर हम ये समझेंगे कि इलेक्शन जो है अपने वक्त पर होंगे, जो अक्टूबर-नवंबर में होने के इम्कान हैं। लेकिन फिर वक्त जो है रीअलाइनमेंट और सियासी जोड़ तोड़ जारी है। इस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। 9 मई से पहले सियासी मंजरनामा बड़ा मुख्तलिफ था। यूँ लगता था कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे तगड़ी जमात है, मगर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ तितर बितर होती नज़र आ रही है। एक एक करके अहम तरीन पार्टी कारकुन तहरीक इंसाफ से किनारा कुशी इख्तियार करते चले जा रहे हैं और इसके नतीजे में पंजाब के नए दावेदार सामने आ गए हैं। अब एक तरफ जहांगीर तरीन मुतहरिक हैं जिनकी जानिब से नई पार्टी का ऐलान जल्द मुतवक्के है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कुछ अरकान अलग सियासी शनाख्त की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का मुस्तक़बिल किस सियासी जमात या ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। यही सवाल तज्ज़ियाकारों के सामने रखते हैं। हिलारी साहब, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ अरकान की नई मंजिल क्या होगी? देखिए, जो सवाल का मैंने ज़्यादातर जवाब दे दिया था इन माय अर्लियर रिस्पांस, मगर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ बैठे हुए हैं उनसे 2-3 चीज़ें सुने हैं जो मैं आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। एक साहब ने कहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए इलेक्शंस का नतीजा से हम इलेक्शंस उस वक्त होल्ड करें कि स्टेबल, खालिद साहब ने शायद कहा था स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। क्या आप इलेक्शंस नहीं करेंगे इफ इट इज अ क्लोजली फॉट इलेक्शन? आप स्टेबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि पब्लिक को आप जाके कहेंगे इस तरीके से वोट करो कि स्टेबल गवर्नमेंट हो? दूसरी तरफ मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने दूसरे साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ का रिटर्न कब होता है, और वो शायद आई गॉट हिम रॉन्ग, आई डोंट नो, मगर एक्सप्लेन करें कि शायद नवाज शरीफ जब आएगा फिर इलेक्शंस होने चाहिए। कि हम इस मुल्क में इलेक्शंस उस वक्त तक ठहरे जब नवाज शरीफ वापस आता है, भगोड़ा कॉन्विक्ट। तीसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या कहना है मतलब कि सिंध में ये जो इलेक्शंस उस वक्त तक हों जब बिलावल साहब इज रेडी? यू नो क्या हो रहा है इस मुल्क में? इस मुल्क में इस वक्त 70% ऑफ पाकिस्तान हैज एन अनइलेक्टेड गवर्नमेंट। 70%, 80% पाकिस्तान, ये डिले जो हुआ है इट्स इलीगल, और टू कंडोन एन इलीगल एक्ट इज अ क्राइम। तो क्या हम क्या, और कोर्ट मैं तो हैरान हूँ कि हमारी कोर्ट्स अभी तक इस पे ये नहीं किया है। इसलिए उनकी जो जान है और उनकी जो हर चीज़ है, दे आर क्रिएटेड एंड लिव बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका किसी को परवाह नहीं है यार। तो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि हम लोग, चलिए वो जो हैं द पार्ट्स दैट बी एक्सेप्ट करते हैं, हम क्यों इन लोगों को कहें कि जब मर्जी है कराओ, इलेक्शन को फर्क नहीं पड़ता है, तो हेल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बेशक वो कहते हैं टू हेल विद द कॉन्स्टिट्यूशन, हम क्यों कहते हैं और इम्प्लाई क्यों करते हैं? नहीं हिलारी साहब, बात यह है कि हम इम्प्लाई वो करते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है, हम उसी पर तबसरा कोशिश करते हैं। असद, आपको क्या लगता है पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या होगा आपसे कुछ दिन बाद? अब जहांगीर तरीन की पार्टी अनाउंसमेंट कुछ दिनों बाद आई जाएगी, मुतवक्के तो है, लेकिन एक और चीज़ भी सामने आ रही थी कि 2 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से। एक तो ये कि वो एक नई पार्टी बनाए या फिर किसी मौजूदा सियासी पार्टी के साथ जम हो जाए। आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा मुफीद होगा? वो हमारे मुल्तान के एक शायर हैं खालिद मसूद साहब, उनका एक शेर है कि हीर दे बुए वल्ले वेख के आशिकां दा कड़मस, रांझा टुर गया तख्त हजारे फड़ के पहली बस। अब इस वक्त मसला ये है कि ये जो घर मस सा पड़ा हुआ है जी, ये सिर्फ एक वजह से है। ये सारे लोग ये चाहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त वोटर या सेंटिमेंट है उसको किसी तरह से कैप्चर कर लें। यही ख्वाहिश जहांगीर तरीन साहब की भी है, यही ख्वाहिश हाशिम डोगर साहब की भी है, या उनके साथ मुराद रास या उनके ख्याल में हम ख्याल लोग, और यही ख्वाहिश जो है वो बाकी सब लोगों की भी है कि भाई ये एक पकी पकाई खीर है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के हक में जो राह हमवार हो चुकी है, वो किसी तरह से हम जाके उसको कैप्चर कर लें, लेकिन अमली तौर पर यह मुमकिन नज़र नहीं आता। आप देखें जो नाम सामने आए हैं अभी तक, जिन जिन लोगों की तरफ से, या हाशिम डोगर साहब की तरफ से या जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, आप सिर्फ उन नामों का तज्जिया कर लें तो उससे पता चलता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मसलन एक नाम जेरे गौर है, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, जहांगीर तरीन साहब के जेरे गौर है पाकिस्तान इंसाफ पार्टी।
अब उनकी क्या मजबूरी है कि वो इंसाफ का नाम जोड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई सोच है उसको उसको अपनी तरफ जो है वो साइकोलॉजिकल गेम लग रहा है। और इसी तरह से डेमोक्रेट्स नाम रख रहे हैं या जेर गौर है कि वो हमारा ग्रुप डेमोक्रेट्स होगा और हमारे ग्रुप होगा। अब हाशिम डोगर साहब का या मुराद राज साहब उनके साथ हैं, अगर उनके पास 30-35 हम ख्याल लोग हैं, इनमें कौन लोग होंगे? देखिए तहरीक इंसाफ दो तरह के लोगों पर मुश्तमिल थी। एक वो लोग जो इलेक्टेबल से और वो तहरीक इंसाफ में आए और पास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून लीग के साथ भी, काफ में भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। अब वो पिछले को 5, 7, 8, 10 साल से तहरीक इंसाफ के साथ हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ बेहतर पार्टी चल रही थी। एक तो वो इलेक्टेबल्स हैं, दूसरे वो हैं जो है ही पीटीआई, जिनका फेस ही पीटीआई का है, जो एक नजरियाती तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ चले आ रहे हैं, जो 20, 25, 30 साल से बुरे हालात में भी पीटीआई के साथ थे। सवाल ये पैदा होता है कि जो डेमोक्रेट्स का एक नजरियाती ग्रुप वजूद में आ रहा है, इनके साथ इलेक्टेबल्स जाएंगे या नजरियाती लोग आएंगे? अगर सिर्फ नजरियाती लोग आते हैं तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल एक्सेप्टेबल आवाम को नहीं होगा कि वो लोग जो हैं वो इस ग्रुप में आ जाएं, क्योंकि उनकी अपनी कोई उस तरह से पॉलिटिकल एक हल्के के अंदर हैसियत नहीं है। वो इलेक्शन इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म से लड़के जीत नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़े बड़े गुर्गे जो हैं वो बैठे हुए हैं। और इलेक्टेबल्स जो हैं उनकी शायद ये वाला ग्रुप उनकी चॉइस ना हो, वो जहांगीर तरीन साहब के पास जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। अब ये अलहदा से एनालाइज करने की जरूरत है कि फिर अगर इलेक्टेबल्स जहांगीर तरीन साहब के पास जाते हैं तो क्या ये हालात इस तरह के साजगार होंगे कि इलेक्टेबल्स के लिए सूटेबल और मुनासिब सा इलेक्शन हो सके? मेरी जाती राय तो ये है कि ये इलेक्टेबल्स के लिए एक मुश्किल तरीन इलेक्शन होगा, क्योंकि ये इलेक्शन आम इलेक्शंस की तरह का इलेक्शन नहीं है। अच्छा। ये गली नाली का इलेक्शन भी नहीं है, ये तरक्याती कामों का भी शायद इलेक्शन नहीं है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट डायनामिक्स पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन मालूम होता है। और ऐसी सूरत में अगर इलेक्टेबल्स जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्टेबल्स को यह मसला है कि इस वक्त जो पॉपुलर सपोर्ट इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, अगर हम उसको किसी भी तरीके से ग्रैब नहीं कर सके, उसको अट्रैक्ट नहीं कर सके, तो हम इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। यही वजह है कि जहांगीर तरीन साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नाम इस तरह का पार्टी का सोचा जाए कि जिसमें कुछ तहरीक इंसाफ के हामी लोग जो हैं उनको अपनी तरफ माइल किया जा सके। और यही वजह है कि हाशिम डोगर साहब भी ये कह रहे हैं, कल भी मैंने आपको उनकी ट्वीट का एक जुमला पढ़ के सुनाया था कि जी हम जो पीडीएम के मुखालिफ लोग हैं उनको हम तनहा नहीं छोड़ सकते, पीडीएम के सताए हुए लोगों को तनहा नहीं छोड़ सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि जो बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है। इस वक्त क्लैरिटी इसमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आखिरी बात मैं सिर्फ ये कह दूं कि काफ लीग के साथ देखें क्या हुआ है। काफ लीग को शुरू में एक खत मौसूल होता है गुमनाम सा, उनको कहते हैं कि तगड़े हो जो आपकी जरूरत पड़ गई है, मुल्क को मिल्लत को कौम को जरूरत पड़ गई है। वो चौधरी सरवर साहब आते हैं बड़ा वो तैयार होकर और वो बड़ा एक एनर्जी के साथ, लेकिन फिर क्या होता है, एक आयशा गुललई मिलती हैं, उधर से सरदार तनवीर इलियास आते हैं, वो भी सिर्फ सलाम दुआ करके कहीं और निकल जाते हैं। अभी तक काफ लीग को मिला क्या है जी? सवाल ये है। तो क्या उनकी परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए? जहांगीर तरीन साहब अभी तक अवामी हिमायत हासिल नहीं कर पा रहे, क्या उनकी परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए? इलेक्टेबल्स उनके साथ जा रहे हैं, क्या नून लीग की परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए? इस वक्त जी जरदारी साहब के अलावा सब परेशान बैठे हैं और कुछ पता नहीं है कि कौन क्या किसका क्या हो रहा है। और कोने में खड़े होकर जरदारी साहब मुस्कुरा रहे हैं। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप पीटीआई के जो साबिक कारकुनान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा झपटने में कामयाब हो सकेगा, और ये ग्रुप की चॉइस होगी, आपको लगता है इलेक्टेबल्स की चॉइस इसमें मुकद्दम होगी? देखिए, इलेक्टेबल्स की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना सिर्फ जो भुट्टो साहब का एक दौर था उसको हम कह सकते हैं कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी नहीं थी, जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया और भी बहुत सी इस्लाहात आपने की। उसके बाद से पाकिस्तान में जो जनरल ज़िया-उल-हक के बाद से कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी आई, वो पहले सदर कंट्रोल करता था, उसके पास 58(2) के इख्तियारात थे, वो जिस गवर्नमेंट को निकालना चाहता निकाल देता था, दूसरी आ जाती थी। ये चूहे बिल्ली का खेल कोई 10 साल चलता रहा। जनरल मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए तो 2002 के इलेक्शन के बाद ये नया फिनोमेना आया इलेक्टेबल्स का। अगरचे नून से तोड़ के काफ तैयार की गई, लेकिन उसमें कुछ 50-60 लोग ऐसे तैयार हो गए जिनका अपने हलके में बहुत इन्फ्लुएंस था और वो किसी पार्टी की मदद के बगैर ये ताकत रखते थे कि वो मुंतखब हो जाएं। तो वो एक नए तरीके से इसको कंट्रोल किया गया पूरे सिस्टम को। वो 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ आते हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। वो 2013 में उनको हाँक के भेज दिया जाता है मुस्लिम लीग नून में, उनकी बन जाती है। 2018 में वो जो जनूबी पंजाब की एक तहरीक बना के तो वो आ जाते हैं पीटीआई के साथ, पीटीआई की हुकूमत बन जाती है जी।
मसला ये हुआ है कि अब जो वोट बैंक एक उसका स्विच हुआ है लोगों में, इलेक्टेबल्स की जो कबूलियत है वो मेरे ख्याल से 2018 से ऑनवर्ड, ख़ास तौर पे जब पीटीआई की हुकूमत गई है उसके बाद से इलेक्टेबल्स का फिनोमेना उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहा। अच्छा, इलेक्टेबल्स आप किसी पार्टी में चले जाएं ना जाएं, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा फ़र्क उससे पड़ेगा। फ़र्क इससे पड़ेगा कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं, जो एक वोटर है, जो एक ओपिनियनेटेड वोटर है, वो है पीटीआई के साथ। वो पीटीआई के कौन से लोग हैं जो उस वोटर को अपने साथ मिला सकते हैं। पीटीआई से अलहदा होकर किसी और जमात में जाके उस वोटर की अट्रैक्शन कैसे पैदा की जा सकती है, उनको किस तरह से माइल किया जा सकता है कि वो अपने पीटीआई को छोड़ के जो भी जमात में उनके लोग गए हैं इक़्तिदार के लिए या वैसे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो उधर चले जाएं। तो ये सबसे मुश्किल काम है। खालिद साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बहुत अहम पॉइंट है, बयानिए की जंग। रियाज साहब, आपको भी यही लगता है कि इलेक्टेबल्स की जंग का दौर अब ख़त्म हो चुका है और अब जंग चलती है सिर्फ बयानिए की, और जो उसमें जीतेगा वही अल्टीमेटली फिर किंग होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इस वक्त पीटीआई के वोटर पे सबकी नज़र है। ये एक ऐसा केक है जो सब खाना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या ऑर्डर प्लेस करें कि ये केक उनके पास आ जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। मिसाल के तौर पर आपकी जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, सम हाउ बल्कि जो लोअर मिडिल है, वो सारी की सारी जो है वो मोस्टली जो है यानी वो पीटीआई के साथ है, और वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, वो डिजिटल मीडिया से जुड़ी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चल रहा है उससे कतई नज़र वो दूसरी तरफ भी देख रहे हैं। तो हालात तो वाक़यात सब उनके सामने हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर शायद पर्दे आ गए हैं, बहुत सी चीज़ों की ममानियत हो गई है, लेकिन उन्हें फिर भी इस चीज़ का इदराक है, वो सब कुछ नज़र आ रहा है। आप इस पे अब देख लें कि किंग्स पार्टी की बातें चल रही कि किंग्स पार्टी, तो किंग के बगैर किंग्स पार्टी कैसी बनाई जाएगी, ये मुझे नहीं समझ आ रही, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जी जहांगीर तरीन साहब लगे हुए हैं लोगों को पकड़ने, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। अब आज आईजी साहब ने, जो पंजाब के आईजी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक किस्म की अपने ही खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो डेटा उन्होंने शेयर किया, मुराद राज की कुछ 24 कॉल्स हुई और फैज़ कमोका की कुछ 54 के करीब कॉल्स हुई। उन्होंने बाकायदा जोड़ा है इन्होंने कि ये देखें, ये 9 मई के दिन ये सारा कुछ हुआ। मज़े की बात है ये दोनों बाहर हैं और बाकायदा तौर पे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। और तो मतलब ये सब इसके सामने है कि ये क्या हो रहा है। जिस तरह मैंने डिजिटल मीडिया उसकी जो है मिसाल दी, तो पकड़ धकड़ और ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, तो इससे तो लग रहा है कि आप केक का ऑर्डर देना चाहते हैं, दिल तो आपका करता है, लेकिन आपके पास वो अपील नहीं है कि किस तरीके से आपने उस केक को अपने जो है वो उसमें लाना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि जी पीटीआई के जो वोटर हैं, मतलब सपोर्टर हैं, एक तगड़ा वोटर और सपोर्टर है जो एक नैरेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी आप देख लें, पीडीएम अगर इलेक्शन में जाती है तो वो क्या नैरेटिव लेके जाएंगे। अगर हम सबसे पहले नून लीग को देख लें, उनके पास क्या है, यानी तकरीबन साल से ऊपर हो चुका है उनके पास फिलहाल। अगर अभी आज हम बात करें, उनके पास वोटर के पास कहने को बेचने को कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास भी देख लें, सिंध वगैरह तो उनके पास ही है, लेकिन पंजाब में वो क्या करते हैं, क्या कोई पैसों का लालच मिलता है या कोई अपने हल्के में तरक्याती काम वगैरह के पैसे मिलते हैं, क्योंकि जरदारी साहब लाहौर में डेरे डाल चुके हैं और हाफिजाबाद गुजरांवाला के कुछ एमएनएस वगैरह, सुना एमपीएस वगैरह जो है वो उनके पास आ भी चुके हैं। ब्रेक पर जाना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आके कुछ कराची की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ जारी है तो दूसरी जानिब कराची की मेयरशिप और डिप्टी मेयरशिप के लिए भी टग ऑफ वॉर शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से डिप्टी मेयर का ओहदा देने का मुतालबा किया था, मगर ये मुतालबा मंजूर ना किए जाने का इम्कान नज़र आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है। तो हिलाली साहब, पहले तो ये सवाल कि बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 7 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाली नून लीग डिप्टी मेयर के ओहदे का मुतालबा करने में कितनी हक बजानिब है? मुझे समझ नहीं आता है ये नून लीग का आजकल डाइट क्या है। ये 160 सीट पीपीपी जीतती है, 130 सीट जेआई देखती है, पीटीआई जो है 62 सीट जीतती है, और ये 7 सीट वाले डिप्टी मेयरशिप चाहते हैं।
ये माने ये क्या, ये खाते क्या हैं, ये क्या है इनके जो इसमें जो इनको इस किस्म की लॉजिक ये प्रोपेगेट करते रहते हैं। आई एम सॉरी, इट्स बिल्कुल शेयर मैडनेस। अब हम ऐसे वी कैन मेक क्रैक जोक्स एट देयर एक्सपेंस, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है असद, आपको क्या लगता है क्यों जुर्रत की ये नून लीग ने कि डिप्टी मेयरशिप का ओहदा मांगे सिर्फ 7 सीटों के साथ? देखिए रामीन, 5 सीटों वाली एमक्यूएम का सिंध में गवर्नर लगा हुआ है, उस पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। ये भी है। और 5 सीटों वाली जो काफ लीग की को 3 वजारतें मिल जाती हैं वफाक में, उस पर आपको कोई एतराज़ नहीं होता। तो नून लीग जिसने पूरी दुनिया को एडजस्ट किया हुआ है अपनी हुकूमत में, 90 की कैबिनेट बनाई हुई है, वो अगर उन बेचारों ने एक डिप्टी मेयर का ओहदा मांग लिया है तो आपको इस पर एतराज़ हो रहा है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं इजहार यकजहती करना चाहता हूँ नून लीग से कि बिल्कुल अगर वो दूसरों को बांट रहे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप दिलचस्प बात ये देखें कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के आप अगर दोनों को वोट काउंट कर लें 7 और 97, तो फिर भी 114 बनते हैं, और जमात इस्लामी और पीपल्स पीटीआई की जो टोटल स्ट्रेंथ बनती है 127 से उससे कम बनते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश भी क्यों कर रहे हैं, जब ये दोनों मिलकर भी पीटीआई और जमात इस्लामी के मजमूई वोट्स को क्रॉस नहीं कर सकते, तो फिर ये फॉर्मूला बन ही क्यों रहा है? ये तो तभी बन सकता है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई या जमात इस्लामी में से किसी एक को अपने साथ मिलाए, तो फिर वो इस बात पर इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प बात एक और हो रही है सिंध में, और वो ये हो रही है, मैं साथ ही बात कर लेता हूँ, शायद दोबारा मेरी कराची के मौजू पर टर्न ना आए, कि एमक्यूएम जो है उसने ये फायदा उठाते हुए कि चूंकि पीटीआई के लोग इस वक्त पकड़े गए हैं और या रूपोश हैं, तो उनकी अगर वहां पर स्ट्रेंथ उनको शो करना पड़ी तो सिंध असेंबली में वो अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकते। तो सिंध असेंबली में एमक्यूएम जो है वो अपना ऑपोजिशन लीडर लाना चाहती है, हालांकि उसकी वहां पर एमक्यूएम की अपनी सीटें जो हैं वो सिर्फ 21 हैं, लेकिन पीटीआई की जिसकी 30 सीटें हैं उसका वो ऑपोजिशन लीडर हटा के अपना ऑपोजिशन लीडर लाना चाहते हैं। अब आप देखें कि वफाक में वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी के कहने पर ही वफाक का हिस्सा बने हैं, और सिंध में वो अब अपना ऑपोजिशन लीडर लेकर आएंगे, क्योंकि को ये पता है कि सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो रूपोश हैं, और अगर गिनती करना पड़ेगी तो वो लोग अपीयर नहीं होंगे। तो हम चूंकि पूरे 21 जा सकते हैं तो हम अपीयर हो सकते हैं। तो चलिए 4 दिन ही की चांदनी रह गई है, इसके बावजूद क्यों ना फायदा उठा लिया जाए और चंद दिन के लिए ही अपना हम ऑपोजिशन लीडर बना लें, तो इसमें क्या हर्ज है? तो आप ये देखें, ये सियासत है पाकिस्तान में, और ये जिसका जहां पर दाव लगता है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। डिलीवरी पे कोई बात नहीं है, परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं है। अब इसी एमक्यूएम से आप पूछे ना कि भाई अगला इलेक्शन लड़ना किस बात पर है, नारा क्या लेकर जाओगे अवाम के पास, और अवाम में जो हालत हो चुकी है उसके लिए आपके पास हिकमत अमली क्या है? वो कोई हिकमत अमली नहीं है। आप यहाँ पर अपना ऑपोजिशन लीडर ले आए, और अगर बल्दियाती हुकूमत में कोई अपना आपको रिजल्ट मिल जाए या कुछ शेयर मिल जाए तो सुभान अल्लाह। तो ये हो रहा है कराची में। तो बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह की सिचुएशन है, ऐसे में नून लीग का ये ओहदा मांगना कितना जस्टिफाइड था? और दूसरा ये कि अगर पीपल्स पार्टी इनकार कर देती है तो फिर क्या कोई ये रिफ्ट भी क्रिएट हो सकती है इस इत्तेहाद के दरमियान? देखिए, बात यह है कि पीपल्स नून की मुतालबा अपनी जगह पे, लेकिन पीपल्स पार्टी का मुतालबा ज़्यादा फोर्सफुल होगा, क्योंकि उन्होंने हुकूमत तब्दील कराने में नून लीग को कंधा दिया था पूरी तरह से, पीडीएम का हिस्सा ना होते हुए, और उस पूरी गेम में जरदारी साहब ने सबसे मेजर रोल प्ले किया था। जो भी बंदे तोड़े गए उनके पीटीआई के, और जिस तरह से वो सारा मैनिपुलेट किया गया, इवन पंजाब में भी, तो वो जरदारी साहब का हक बनता है कि वो नून को कहें कि जी हमारी मर्जी टर्म्स और कंडीशन के ऊपर हमें कराची में अपना मेयर बनाने दें, और उनका हक भी बनता है कि वो उनसे ये मुतालबा करें कि हमें ये दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी को बहुत ज़रूरत है कि वो जो अर्बन एरियाज़ हैं, कराची ख़ास तौर पे, उसमें अपना फुट होल्ड बनाए, क्योंकि वो बिल्कुल उड़ चुकी है वहाँ से। अपनी बिलावल सीट हार गए थे वहाँ से, कराची के अंदर से, जो उनकी आबाई सीट समझी जाती थी एक तरह से। तो वो वहाँ पे चाहते हैं कि किसी तरीके कोई बल्दियाती लेवल से लेके वो शुरू करें इस काम को, और वहाँ पे अपना असर नफूज बढ़ाएं और अपना वोट बैंक बढ़ाएं कराची के अंदर, जो कि ट्रेडिशनली होता था 70s में। तो वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए वो हर किस्म की मारदाड़ भी करेंगे, नून को ब्लैकमेल करना पड़ा करेंगे, और वो चाहेंगे कि कराची में उनकी हर तरह से मदद की जाए, कि वो बेशक उनको तहरीक इंसाफ के बंदे उठाने पड़े, बेशक उनको जमात इस्लामी के बंदे तोड़ने पड़े, तो वो अपना मेयर लेके आए।
इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस मुतालबे पे वो नून से नाराज़ होंगे तो पीपल्स पार्टी होगी। नून इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त, ना मरकज़ में, ना पंजाब में और ना सिंध में, कराची में, कि वो नाराज़ हो इनसे किसी तरीके पीपल्स पार्टी से अपनी राहें जुदा करने का सोचे। पीपल्स पार्टी अलबत्ता सोच सकती है इस बुनियाद के ऊपर कि हम आपसे अलहदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जमात इस्लामी और PTI का एक अलायंस कामयाब हो जाता है तो ये बहुत लीथल कम्बिनेशन होगा। अच्छा। PTI ने तो अभी एहतजाजी सियासत शुरू की है, जमात इस्लामी की पूरी तारीख है एहतजाजी सियासत की, और ये दोनों अगर मिल गए इस वक्त जो सिचुएशन है तो ये एक एहतजाजी सियासत की नई जहत आपको नज़र आएगी। इसलिए ये भी बहुत ख़तरनाक होगा कि ये दोनों इकट्ठे होकर फिर कराची से मेरा ख्याल है कि सफाया कर देंगे MQM का भी और पीपल्स पार्टी का भी। जी ठीक है। रियाज साहब, आपको क्या लगता है कौन किस पोजीशन में है अगर कराची की सियासत की बात की जाए? और दूसरा, असद का ये बड़ा अहम पॉइंट था कि ओहदों के लिए तो सब खड़े हो जाते हैं मगर डिलीवरी पर किसी का ध्यान नहीं है। रामीन, इस सारी सूरत हाल को मैं नेशनल पॉलिटिक्स के जो है वो पैराए में ज़रूर देखूंगा। जी जी। और वो देखना बनता भी है कि MQM अगर खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर से अगर हम देखें जाके दूर दराज के इलाकों में अगर वो कुछ करने लगती है तो हमने ये देखना है कि वो अचानक उसे क्या हुआ कि MQM बलूचिस्तान में जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जा रही है। इसी तरह अचानक जो है नून लीग को याद आया और ये डिप्टी मेयरशिप के लिए जनाब वहाँ इन्होंने कर दिया कि जनाब ये हमें दी जाए सारा कुछ। तो जो करता धरता हैं उन्होंने हर एक को अपने काम पे लगा दिया है कि आप जाएं, ये देखें आपका यहाँ पे बनता हिस्सा, आप यहाँ पे जाएं, आप यहाँ पे जाएं। जरदारी साहब लाहौर में हैं। तो नेशनल जो है नैरेटिव है इस वक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। हर पार्टी को कहा जा रहा है आप वहाँ जाएँ, इस वोट बैंक को पकड़ें, उस वोट बैंक को पकड़ें। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा अगर वो मेयर PTI और जमात इस्लामी का आता है कराची में, ये उन तमाम करताओं के लिए और इदारों के लिए इतना बड़ा चैलेंज होगा कि शायद अब पिछले दिनों मिले हाफिज़ साहब से और हमने देखा नईमुर रहमान साहब से, तो उसके बाद से जो है वो कोशिशें तेज़ होना शुरू हो गई हैं कि किसी तरीके से ये ना हो। और अगर होता है तो हमारे पास जो है वो प्लान B भी होगा कि हमारा पाकिस्तान में हो, चाहे वो मईशत में हो, चाहे वो सियासत में हो, प्लान B तो नहीं होता लेकिन उसको नाम दिया जाता है। तो प्लान B की तैयारियाँ हो रही हैं। जिस तरह आज हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब जो है टेलीविज़न पर तहरीक इंसाफ के सदर हैं, टेलीविज़न पर वो जेल की पेशी के मौके पर वो खिताब कर रहे थे। तो उनको क्यों दिखाया जा रहा है? उसकी वजह ये है कि शाह महमूद कुरैशी वाला शायद फार्मूला फेल हो गया तो प्लान B पे काम हो रहा है। तो इस वक्त जो है वो जो कराची में हम जो कुछ देख रहे हैं, नून लीग वहाँ अगर कुछ सींग अड़ाने की कोशिश कर रही है, उसे ये कहा जा रहा है तो समहाउ कि जी प्लान B ये हो ताकि अगर हमें दाएं बाएं कुछ चीज़ें करनी पड़े तो ये जो है वो हमारे पास ये वो मौजूद हो। लेकिन फिलहाल ये प्लान मुझे काम करता हुआ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो ये होने नहीं देगी। जरदारी साहब कुछ छोटे खिलाड़ी नहीं है सियासत के, वो इतनी आसानी से मंजे में खिलाड़ी हैं। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, डिस्कस चला जा रही है वक्त ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की जानिब से IMF के बगैर प्लान B ना होने के इंकशाफ के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत कोशिश करेगी कि नवा रिव्यू मुकम्मल कर ले, और अगर ये नहीं हो पाया तो हुकूमत के पास मईशत को संभालने के लिए ऑप्शंस क्या होंगे, और ये भी कि आने वाले बजट के खदो खाल क्या होंगे। साथ ही वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है और मईशत की फौरी बहाली मुमकिन नहीं है, इसके लिए वक्त दरकार है। तो सवाल ये भी है कि जो वक्त दरकार है उसमें मुआशी प्लान है क्या? ज़फ़र इलाही साहब, आपको क्या लगता है अगर IMF के साथ ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो बजट के खदो खाल क्या होंगे? देखिए, जो आपने कोटेशन किया है बिल्कुल सही किया है, मगर साथ साथ उसने ये कहा फिक्र मत, मैंने 2013 और 17 में ऐसे सिचुएशन था, मैंने उसको पार कर दिया, आई हैव डन इट। तो मैं उनसे ये पूछना पड़ता हूँ कि इस वक्त आपका शॉर्टेज जून तक IMF ने आपको कहा है 6 बिलियन लाओ, और ये कह रहे हैं हाँ मैं ला सकता हूँ। वो कह रहे हैं 10 बिलियन लाओ, मगर वो कह रहा है 4 तो हैं, तो 6 बिलियन वो कह रहे हैं लाओ, कहते हाँ ला सकता हूँ। उसने कहा नहीं, इट्स नॉट गुड इनफ, लाओ बैंक में डिपॉजिट करो। अच्छा, नॉट गुड इनफ टू से कि हाँ मैं ला सकता हूँ, नॉट गुड इनफ टू से हाँ इधर है, लाओ और बैंक में डालो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो किधर से लाएंगे? देखिए, सीधी सादी बात यह है, चीन हमें
$30 बिलियन ऑलरेडी। अरब्स ने हमें $10 बिलियन दिया है, पेरिस क्लब ने 10 बिलियन, 50 बिलियन हो गए हैं। हमारे खर्चे भी तो थोड़ा सा देखें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। 900 बिलियन रुपीस, मैं अभी आ रहा हूँ 900 एक्सपेंडिचर पे, 900 बिलियन रुपीस हमें चाहिए। क्यों? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। रनिंग गवर्नमेंट 400 बिलियन चाहिए, सब्सिडीज के लिए 600 बिलियन, ये जो बेकार चीजें, स्टील मिल व्हील मिल जो काम नहीं करते हैं। तो हमें 15 ट्रिलियन डॉलर्स मगर कुछ है नहीं हमारे पास देने के लिए। 7.5% हमारा गैप है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तिलाली साहब, इस वक्त टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बाकी भी तजियाकारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा। असद, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपको क्या लगता है क्यों इतने कॉन्फिडेंट है वज़ीर ख़जाना इस वक्त, क्या प्लान है उनका? वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का प्लान ये है, वो ये कहते हैं कि $100 अरब कर्जा अगर हमारे ऊपर है तो क्या हुआ, $1 ट्रिलियन के हमारे असासे भी तो हैं। अब यानी आप घर का सामान बेच के तो आप जो है वो कर्जे उतारने का सोच रहे हैं या अपनी मैशत को चलाने का सोच रहे हैं कि अब घर का सामान बेचेंगे तो अब निजाम चलेगा। और हर शख्स के बारे में शर्म आनी चाहिए उसको, डिफॉल्ट करने की बात कर रहा है, शर्म आनी चाहिए उसको कि जो ये कहता है कि जी हमारी मैशत नहीं चल रही। और भाई उनको भी तो शर्म आनी चाहिए जिन्होंने वादे किए थे और दावे किए थे और वो ठीक नहीं कर सके। सालदार साहब कहते थे ना कि डॉलर 180 पर आएगा, मैं पाकिस्तान में आऊंगा, आते उन्होंने कहा मैं जहाज में बैठा हूं तो ठीक हो गया। और भाई ये 320 का डॉलर कैसे हो गया? तो कम से कम ये खड़े होकर कह ही दें कि ये मैं नाकाम रहा हूं अपने मंसूबों को आगे चलाने में, कम से कम यही कहते हैं। वो साथियों से भिड़ते फिरते हैं और साथियों को डांटते फिरते हैं और फिर शर्म दिलाते फिरते हैं उन तमाम लोगों को। और हकीकत यह है कि उनके पास कोई प्लान है नहीं मैशत को ठीक करने के लिए। और ये मुझे तो तशवीश लग गई है रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग ही ना बेच दें। चले राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है क्या प्लान है वज़ीर ख़जाना का और किस किस्म का बजट मिलेगा आवाम को? देखिए, जिस किस्म का बजट ये देने जा रहे हैं आप, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स तो आपकी शायद आप बेच के कोई कर लें सूरत हाल, लेकिन आपको जिस किस्म का बजट देने जा रहे हैं, अगर आपको इंटरनेशनल IMF से मुआहिदा नहीं होता तो आपको फिर नोट छाप के अपने जो मामलात हैं मुल्क के चलाने पड़ेंगे। और नोट छापने का मतलब ये है कि 38% ऑलरेडी आपकी इन्फ्लेशन है, तो ये 50 से भी ऊपर जा सकती है। तो उसके बाद आप देख लें यहाँ पे क्या हाल होगा और ये किस किस्म का बजट होगा जिससे यहाँ पाकिस्तान में जो एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इनको फिक्र इसलिए नहीं हो रही, शर्म इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इनको है कि हमने तो चले ही जाना है, भले बजट के बाद जाएं भले अगस्त में जाएं, इन्होंने चले जाना है, भुगतना अगली गवर्नमेंट या जो भी आगे डिस्पेंसेशन आएगी उसने भुगतना है। और इसहाक़ डार साहब तो माहिर है, वज़ीर आज़म के तैयारे में जाते हैं, उसी के तैयारे में आते हैं, उनका तो पता भी नहीं चलता कब वो गायब हो जाएंगे। तो भुगतना तो हम लोगों को पड़ेगा जिस किस्म की ये सूरत हाल बनाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत खौफनाक सूरत हाल माशी तौर पर होने जा रही है और ये इदराक भी है इनको, लेकिन कौम को सच नहीं बता रहे। बिल्कुल, क्योंकि प्लान भी कोई नहीं है ना। रियाज साहब, आपकी राय? हम अगेन दोबारा प्लान बी की बात चलती है। अब हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं कि परसों मीटिंग हुई एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और वो फाइनल एक किस्म की बजट की जो एक किस्म की मंजूरी होती है वो देते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ने 700 अरब रुपए का जो वो था PSDP था वो उनके सामने पेश किया। तो जब बाहर आए, जब जो मीटिंग हुई, जब हम डिटेल्स हमारे सामने आई, प्रेस रिलीज वगैरह आई, तो पता चला कि जनाब वो 900 अरब रुपए का कर दिया गया है। तो यानी मतलब प्लानिंग कमीशन ने महीनों काम किया, 700 अरब रुपए का PSDP जो तरक्याती बजट होता है वो शेयर किया और कि ये जनाब ये फाइनल हो गया। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर बाहर आते हैं और वो लोगों को, मीडिया को ये बताया जाता है कि ये 900 अरब रुपए का तरक्याती बजट हो गया। अब ये 200 अरब रुपए अचानक आपको कहाँ से आपकी झोली में आगे रह के आपको पता लग गया। तो अगर आप फिगर बढ़ा रहे हैं चीज़ों के और आप उसको बड़ा शो कर रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि शायद लोग वाह वाह करेंगे कि जी इतना बड़ा तरक्याती बजट हो गया। वो धार लेकर या जो है वो ख्वाबों में रहकर आप चीज़ों को आगे पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती इससे। तो आप खजाने पे बोझ तो डाल ही रहे हैं और लोगों को गुमराह तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि आने वाली हुकूमत के लिए जो आप लैंड्स माइन जो माजी की हुकूमत के बारे में कहते थे, जो आप बिछाने जा रहे हैं वो तबाह कौन है? IMF के साथ आपका मुआहदा नहीं हुआ, आपको कमर्शियल बायलैटरल समराइज अगर हम इसको करें तो यही है कि ज़रूरत इस बात की है कि ठोस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।